हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबके? आप सब ठीक हैं? वेलकम बैक टू ए प्लस स्टडीज। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है ये। बेटा अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। 5 मिनट लेके एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि हमें ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या। बेटा ज्योमेट्री में आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो इसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, देन इंपॉर्टेंट जो इसकी फिगर्स है। बेटा इसके फंडामेंटल्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसके आ जाते हैं एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट्स में हमने किस किस के बारे में बात करी अभी तक? बेटा हमने व्हाट इज पॉइंट, हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस करा, हमने लाइन के बारे में डिस्कस करा, हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बस डिस्कस करा, हमने रे के बारे में डिस्कस करा। बेटा पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होते। देन 1 डायमेंशन वाले आपके कौन कौन से होते हैं? लाइन होते हैं, रे होता है और आपका लाइन सेगमेंट होता है। उसको हमने डिटेल में पढ़ा। फिर बेटा हमने क्या करा? टाइप ऑफ लाइंस को पढ़ा कि हमारे पास पैरेलल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोल देते हैं, कॉन्क्रीट लाइन किसको बोल देते हैं, वो सब हमने पढ़ी। देन उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट करा अपना 1 डायमेंशन, हमने लाइन वगैरह वाले कंप्लीट किए। फिर हमने 2 डायमेंशन की एलिमेंट पढ़ा था जिसका नाम था एंगल। बेटा इस 2 डायमेंशन के एंगल में हमने क्या करा? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को पढ़ा। ये बनता कैसे है? 2 रेजेस से बनता है, ठीक है ना। 2 रेजेस जब भी उनका क्या हो, आपके पास या तो स्टार्टिंग पॉइंट एक हो या तो एंड पॉइंट एक हो, तो उसकी वजह से ये बनता है। देन उसके बाद बेटा हमने टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। हमने टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से हमने पढ़ा? हमने एक्यूट एंगल पढ़ा, हमने ऑब्ट्यूज पढ़ा, हमने एक्यूट पढ़ा, हमने राइट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज पढ़ा। देन हमने इसमें बेटा स्ट्रेट एंगल पढ़ा। देन हमने इसमें रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कोई 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बेटा ये चीजें पढ़ने के बाद हमने अपना क्या किया था? एंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। फिर इसके बाद बेटा हमने एंगल्स की क्या करी थी? प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करी थी। ऑलमोस्ट 3 to 4 हमने प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करी थी। बेटा उस पर भी काफी सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, जो हम कमिंग डेज में जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वो हम साथ साथ आपको करवाते रहेंगे। नाउ लेक्चर 3 में बेटा हमने क्या करा था? टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने समझा था कि ट्राइंगल है क्या, एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए थे। देन उसके बाद हम आगे थे आपके फिगर्स पे। बेटा फिगर्स में हमने सबसे पहले कौन सी फिगर उठाई? हमें 2 फिगर्स पढ़नी है, ट्राइंगल पढ़ना और सर्कल्स पढ़ने हैं। अभी के लिए हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। बेटा हमने ट्राइंगल्स में 3rd क्लास में हमने क्या पढ़ा? ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। ट्राइंगल्स हमने पढ़ा कितनी तरह की होती है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स 2 ग्राफ में डिवाइड करके दिया था। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स मेरे पास 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में बात करी थी कि अगर ऑल साइड्स इक्वल हो तो वो कैसा ट्राइंगल हो जाता है? वो आपके पास हो जाता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन उसके बाद हमने बात करी थी अगर 2 ही साइड्स इक्वल हो और 3rd साइड इक्वल ना हो, 2 ही साइड इक्वल है, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाता है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। देन अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड, जिसका कोई भी साइड आपस में मैच नहीं करती है, उसको क्या बोला जाता है? स्केलियन ट्राइंगल बोला जाता है। तो बेटा हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करने के बाद हमने क्या करा था? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस करा था, जिनमें से बेटा हमने 7 प्रॉपर्टीज को अभी तक डिस्कस कर लिया हुआ है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने पहले स्टार्ट किया। हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री वो पढ़ा। फिर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल वो 360 डिग्री होता है, हमने वो पढ़ा। देन बेटा हमने ये देखा था, एक ये प्रॉपर्टी देखी थी कि हमारे पास, रुको मैं आपको इसमें दिखाई देता हूं, ठीक है ना। हमने बेटा प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, फर्स्ट और सेकंड में डिस्कस कर लिया। देन हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल के होता है, हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। देन एक प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस करी थी कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और उसमें से BD और CD क्या है? आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B का और एंगल C का। तो इसकी वजह से अगर जो एंगल D पे ये पॉइंट ये दोनों आपके पास बाइसेक्टर जाकर मीट करेंगे, तो एंगल D की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ A हो जाएगी। दैट मीन D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2 हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसके सब के सब एंगल डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उनके ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल दिए हुए थे, अगर एंगल A बड़ा है एंगल B से, एंगल C से, तो बेटा उनके ऑपोजिट वाली जो साइड्स होंगी उनका रेशियो भी किस तरह से होगा? जो छोटा एंगल है उसके सामने की ऑपोजिट एंगल, उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी? छोटी होगी। जो उससे बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड थोड़ी बड़ी होगी। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। ये चीज हमने डिस्कस करी थी। बेटा इसके बाद हमने एक और हमने प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज और डिस्कस करी थी, 6th और 7th।
बेटा इन प्रॉपर्टीज में हमने क्या करा था कि अगर आपके पास साइड्स गिवन हो, ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन में साइड्स गिवन हो, तो उन साइड्स को देखकर क्या बता सकते हो कि ये ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है, इन 3 साइड से हम क्या ट्राइंगल पॉसिबली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उसके लिए बेटा हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ एनी 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, और शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी तरह से बेटा अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और उसकी साइड दी है ABC, उसमें साइड्स दी हुई हैं, तो बेटा AB इन 2 साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए C से, फिर BC का साइड का सम कब ग्रेटर होना चाहिए A से, सिमिलरली AC का ग्रेटर होना चाहिए B से। बेटा इसी तरह अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं, A माइनस B वो छोटा होना चाहिए C से, B माइनस C छोटा होना चाहिए A से, सिमिलरली A माइनस C आपके पास छोटा होना चाहिए B से। बेटा ये प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ी थी कि अगर जो गिवन साइड दी हैं उनसे जो ट्राइंगल है वो पॉसिबली बन रहा है, इट मीन ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो वो पॉसिबली अगर बन रहा है तो वो किस तरह का ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। उसके लिए बेटा हमें क्या करना होता है, कोई 2 साइड्स का स्क्वायर अगर इक्वल टू आ जाए थर्ड साइड के स्क्वायर के तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर 2 साइड्स का स्क्वायर ग्रेटर आ जाए थर्ड साइड के, बेटा एग्जांपल के तौर पे बेटा इस साइड का स्क्वायर, दैट मीन साइड ए की बात कर रहा हूं मैं, मैं बात कर लूं इस साइड ए की बात कर लूं और इस साइड बी की बात कर लूं, बेटा इन साइड का स्क्वायर ऑब्वियसली बात इससे बड़ा ही आएगा, है ना। अगर इस सी साइड से बड़ा आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए अगर मेरे पास मान के चलो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल है। बेटा अगर मैं इस साइड का सम, दैट मीन साइड ए और साइड बी का अगर मैं स्क्वायर करूं और वो थर्ड साइड के स्क्वायर से भी छोटा आ रहा है, दैट मीन फिर थर्ड साइड क्या होगी, बड़ी होगी। थर्ड साइड बड़ी होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल भी उनसे बड़ा होगा, दैट मीन वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये चीज हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर रखी है अपनी पिछली क्लासेस में। नाउ बेटा आज है आपका लेक्चर नंबर 4। नाउ बेटा इस लेक्चर नंबर 4 में हमें कुछ थोड़ी, फिर इसमें बेटा हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी करे थे उसमें, ठीक है ना। आज बेटा लेक्चर नंबर 4 में हमें क्या करना है, कुछ और थोड़ी बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में बात करनी है, बेसिक चीजों के बारे में बात करनी है और उसके हमें प्रॉपर्टीज को भी देखना है। नाउ बेटा इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पास, बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। बेटा अगर आपके पास 2 ट्राइंगल्स गिवन है, क्या है, 2 ट्राइंगल्स गिवन है, वो कब कहलाएंगे वो एक दूसरे से सिमिलर है। क्लियर है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करो कि कभी कभी ना ये चीज बोली जाती है, यार ये लड़का अपने बाप जैसा दिखता है, ठीक, या ये लड़की अपनी मम्मी जैसा दिखती है, या आप कोई 2 होते हैं उनको बोलते हैं यार तुम ना बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हो, या तू ना अपने बड़े भाई की तरह दिखता है। अब बेटा वो बड़े भाई की तरह दिखना या पापा की तरह दिखना या अपनी मम्मा की तरह दिखना, ये सब क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हो रहा होगा, है ना। इट मीन आपके पास अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इट मीन वो एक दूसरे के जैसे दिख रहे होंगे, ठीक, बट वो इक्वल नहीं होंगे। अब बेटा अगर एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, दैट मीन उसमें कोई चीज सेम होनी चाहिए ना। तो बेटा अगर 2 ट्राइंगल्स के बीच में क्या है कि एंगल्स उनके क्या है, सिमिलर है, एंगल्स क्या है उनके, इक्वल है। मान के चलो एंगल ए मेरे पास एंगल डी के इक्वल हो जाए। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ज्योमेट्री में कभी भी जैसे ये सिंगल लाइन दी है और यहाँ पे भी सिंगल लाइन दी है, दैट मीन ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन सेम वे यहाँ पे मैंने डबल लाइन दी है बी वाले एंगल पे और यहाँ पे मैंने क्या दी है, डबल लाइन दी है, तो इट मीन एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है। इन सेम वे यहाँ पर मैंने 3 लाइंस दी हुई हैं, दैट मीन एंगल सी और एंगल एफ में भी 3 लाइंस दे रहा हूँ, दैट मीन ये भी इक्वल है। तो बेटा अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल्स के आपस में एंगल इक्वल हो रहे हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर है। अब बेटा 2 ट्राइंगल्स सिमिलर अगर हो तो उसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका क्या है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी जो हमने फर्स्ट लिया था और दूसरा ट्राइंगल क्या था मेरे पास, डी ई एफ। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इसको बेटा इस साइन से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। क्लियर है, ये साइन को दिमाग में रखना, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। क्लियर है। अब बेटा अगर 2 साइड्स आप 2 ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखने वाली है कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे बेटा ए और बी, वहां पे डी और ई, ए बी का डी ई के साथ रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। सिमिलरली बेटा बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, ठीक है ना,
इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ना उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली मेरे पास C का A के साथ, सिमिलरली F का D के साथ जो रेशियो होगा ना वो आपस में सबके सब इक्वल होंगे। इट मीन यहां पर मेरे पास AB अपॉन में DE इक्वल किसके रहने वाला है, AB अपॉन में DE इक्वल किसके रहेगा बेटा, BC अपॉन में EF के, ठीक है ना, दैट मीन BC अपॉन में EF के इक्वल रहने वाला है। इन सेम वे AC किसके रहेगा, DF, AC और DF का अपने आपस में क्या रहेगा रेशियो, इन सब साइड्स का आपस में रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में रख लेना। काफी इंपॉर्टेंट चीज को दिमाग में रख लेना बेटा। नेक्स्ट आपके पास जो चीज है वो है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ठीक है। अब बेटा दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, जब उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो और उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल हो। बेटा वो तब कहलाएंगे आपस में क्या, वो तब दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान समझना बेटा, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी कि जब एक के ऊपर दूसरी को रखा जाए ना तो वो दूसरी वाली फिगर पहली वाली फिगर के ऊपर इस तरह से आ जाए कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाए, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मेरा ये हाथ है और मेरा ये हाथ, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इन दोनों को इस तरह से लगा दूं, मेरे राइट वाले हैंड के पीछे जो लेफ्ट वाला हैंड वो दिख नहीं रहा। क्लियर है, समझ आ गई। तो इट मीन ये और ये आपस में क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे बेटा मेरे दोनों थंब की लेंथ बराबर है, मेरी दोनों फिंगर्स की बराबर है, इंडेक्स फिंगर, मेरी मिडिल फिंगर जो सेंटर की है, जो स्मॉल है, सब फिंगर्स की मेरे पास लेंथ भी इक्वल है और इनका सेपरेशन दैट मीन इनके बीच का एंगल वो भी बराबर है। इसकी वजह से ये एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से बैठ रहे हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल छुपा दे, एक दूसरे को छुपा दे। जब बेटा दो फिगर्स आपस में एक दूसरे को इस तरह से छुपा देना तो उनको क्या बोल सकते हैं, वो दोनों की दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन उनके एंगल्स भी इक्वल और उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो बेटा ये चीज समझ आ गई। तो इट मीन अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे तो उनमें क्या होगा बेटा, उनकी साइड्स भी आपस में सेम रहेंगी, ठीक, और उनके एंगल्स भी आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट मीन अगर मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है बेटा ए, यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल है ABC, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास क्या है यहाँ पे बेटा DEF दिया हुआ है, ठीक है ना, DEF मेरे पास ट्राइंगल दिया है। अब बेटा इसमें अगर एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल हो, एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल हो, सिमिलरली एंगल C और एंगल F आपस में अगर इक्वल होंगे, तो सिर्फ अगर एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। बट अगर इनकी साइड्स की बात करूं, AB जो साइड है बेटा वो DE के अगर इक्वल है, सिमिलरली जो AC साइड है वो अगर DF के इक्वल है, सिमिलरली मेरे पास BC साइड किसके इक्वल हो जाए, EF के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। इट मीन अगर मैं इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के पीछे हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। क्लियर है, तब मैं कहलाऊंगा ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल और उनकी साइड्स भी आपस में सारी की सारी इक्वल रहती हैं। बात समझ आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी इक्वल रहती है सारी की सारी। समझ आ गया इतनी बात, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना, या इनकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हम दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। अब बेटा आपको कॉन्ग्रुएंसी पे तो आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में अगर लिखा रहा है, मतलब प्रूफ करने को नहीं आएगा, बट अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि एंगल्स भी इक्वल और उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल है। क्लियर है। अब बेटा इस चीज को प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या होती है, दिमाग में रखना। फर्स्ट होती है बेटा साइड। इट मीन अगर दो ट्राइंगल्स की सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इट मीन अगर मैं बोल दूं ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है DE और F, तो बेटा अगर मेरे पास AB इक्वल है DE के और AC इक्वल है DF के और BC इक्वल है मेरे पास किसके, EF के, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि साइड इनकी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, टू ट्राइंगल ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बात समझ आ गई। तो इट मीन ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किस तरह से लिखा जाता है, ABC, दैट मीन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है ना, DEF। बेटा इसका सिंबल किस तरह का होता है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। इस तरह से इक्वल डालते हैं और ऊपर से इस तरह का साइन डाल देते हैं, जो आपका सिमिलैरिटी वाला था। ये चीज को ध्यान रखना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है, ये कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए यूज
होता है। आई थिंक सो बेटा ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। सिमिलरली इसी तरह से मेरे पास कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड। बेटा अगर मेरे पास दो ट्राइंगल आपस में क्या है, इस तरह से हैं कि मेरे पास एक साइड दैट मीन ए बी, दैट मीन मेरी साइड ए बी, और यहां से बेटा मेरे पास दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, एक सेकंड, ए बी सी लेते हैं, डी ई एफ ले लेते हैं। बेटा अगर मेरे पास ए बी साइड किसके इक्वल है? डी ई के इक्वल है, ठीक है ना, ए बी साइड डी ई के इक्वल है। सिमिलरली मेरे पास ए सी साइड मेरे पास किसके इक्वल है? मेरे पास डी एफ के इक्वल है, ठीक है ना, ए सी डी एफ के इक्वल है। और इन दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है इनके बीच का एंगल, लाइक यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी आपस में अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बात समझ आ गई? किस रूल के जरिए? SAS, दैट मीन साइड एंगल साइड। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या ध्यान में रखनी है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, एंगल हमेशा इन दोनों साइड्स के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। लाइक एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, इन दोनों के बीच का एंगल लेना है, ना कि कोई ये वाला एंगल ले ले, ठीक है ना, यहां से ये एंगल ले लो, यहां से एंगल ले लो, ये इस तरह से नहीं प्रूव किया जाएगा। इन दोनों साइड्स के ही बीच का एंगल हमें लेना होगा, तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल। सिमिलरली बेटा मेरे पास इसमें एक और कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास टाइप क्या है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, ये नेक्स्ट कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की, कि मेरे पास एंगल साइड एंगल, कि अगर मेरे क्या करे, दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए और उन दोनों एंगल्स के साथ एक कॉमन साइड जो बनी हुई है वो इक्वल हो जाए, तो मेरे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दो ट्राइंगल्स। एग्जांपल के तौर पर बेटा मेरा ट्राइंगल है ABC और दूसरा है मेरे पास ट्राइंगल DEF। दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरे पास? DE, मतलब ये साइड E, ये डॉट E है और ये आ गया F, ठीक है ना बेटा। ABC और DEF दोनों सबके सब क्या इनके वर्टेक्स हैं। ये मैंने सब छोटी छोटी जो बातें, जो चीजें मैं सब बता चुका हूं, ठीक है ना। अब बेटा अगर मेरे पास एंगल A, मेरे पास जो ट्राइंगल है इसमें बेटा एंगल A और एंगल D आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक, और एंगल F और एंगल C आपस में इक्वल है, तो बेटा जो साइड लेंगे ना वो इन्हीं दोनों एंगल्स पे जो साइड होगी ना उसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इट मीन अगर मैंने एंगल A और एंगल D ले लिया इक्वल है और C और F ले लिया इक्वल है, तो बेटा मुझे लाइन कौन सी वाली लेनी होगी? AC लेनी हो रही होगी, DF लेनी होगी। इट मीन मुझे AC अगर DF के इक्वल है तभी जाके मैं प्रूव करूंगा ये क्या है, मेरे पास एंगल साइड एंगल की वजह से ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने नोट में ये चीज लिख रखी है कि ऐसा नहीं करना कि ये दो तो एंगल ले लो और साथ में साइड कोई ये वाली उठा लो या ये वाली उठा लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। उन्हीं दो एंगल्स से बनी हुई, उन्हीं दो एंगल्स पे जो लाइन होगी ना उसी लाइन सेगमेंट को ही आपको कंसीडर लेके चलना पड़ेगा। आई होप सो बेटा ये वाली भी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या है? RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। बेटा ये वाली कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, अगर मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है, ठीक। मान के चलो मेरे पास ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, अगर मुझे इनको प्रूव करना है ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ABCDEF। अगर ये दोनों मुझे प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट है, पहली चीज तो इनमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, क्लियर है। दूसरा बेटा उस एंगल से दैट मीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखोगे, ठीक है ना। इट मीन अगर मेरे पास AB को देख रहा हूं उसमें भी मुझे किसको देखना पड़ेगा? DE को देखना पड़ेगा। वो दो अगर आपस में इक्वल है, एक और कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर BC मेरे पास EF के इक्वल है, ठीक है ना, BC इक्वल टू EF है, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगी? एक साइड तो AB इक्वल टू DE होगी, दूसरी मेरे पास साइड कौन सी होगी? BC इज इक्वल टू EF होगी, तीसरा क्या है? दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो बेटा ये मेरे पास RHS हाइपोटेनियस वाला हो जाएगा किस, क्लियर है, लाइक RHS लाइक राइट हाइपोटेनियस साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, क्लियर है। इससे भी मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं। बेटा आप बोलोगे कि मेरे पास साइड एंगल साइड और RHS तो बिल्कुल सेम है, बट बेटा फर्क क्या है? ये सिर्फ वहां पे लगेगी जहां पे 90 डिग्री वाला केस है, क्लियर है, बात समझ आ गई। यहां पे क्या होना चाहिए? आपके पास कोई 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं दी है, ये स्पेशल मान के चलो इसी का स्पेशल केस है, क्लियर है, 90 डिग्री एंगल वाला। नाउ बेटा ये कॉन्ग्रुएंसी ये वाली बेटा प्रॉपर्टी आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है इसमें, वो ये है सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, कि मेरे पास ट्राइंगल में कितने तरह के सेंटर्स होते हैं। बात समझ आ गई? कितने तरह के सेंटर्स होते हैं। नाउ बेटा हमारे पास अगर मैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, हमारे पास एक तो होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है?
सेंटरॉइड, याद रखना। दूसरा होता है बेटा मेरे पास ऑर्थो सेंटर, क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। तीसरा बेटा मेरे पास कौन सा होता है? सर्कम सेंटर, क्या होता है? सर्कम सेंटर। और होता है बेटा मेरे पास इन सेंटर, क्या होता है? इन सेंटर। बेटा ये 4 तरह के मेरे पास सेंटर्स होते हैं किसमें? ट्राइंगल्स में। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अभी के लिए मान के चलता हूं आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो इन डिटेल में बेटा यहां से शुरू करते हैं नंबर 1 को। बेटा नंबर 1 क्या है? सेंटरॉइड। अब सेंटरॉइड क्या होगा बेटा? सेंटरॉइड होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो जहां पर बेटा सारी की सारी जाकर मीडियंस आपस में मीट कर रही होंगी। क्लियर है? बात समझ आई? इट मीन सेंट्रॉइड उस सेंटर को बोलेंगे जहां पे एक ट्राइंगल की 3 मीडियम आपस में जाके क्या करे? इंटरसेक्ट कर जाए। क्लियर है? अब बेटा मान के चलता हूं मैं, आपको मीडियन भी नहीं पता मीडियन क्या चीज होती है, पहले मीडियन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब बेटा मीडियन क्या होती है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लाइक यहां पे एक ट्राइंगल है मेरे पास, ABC ट्राइंगल है। क्या है? ABC ट्राइंगल है। ये A, ये B और ये मेरा C, ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। अब बेटा इस वर्टेक्स A से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन, जो इसी की ऑपोजिट साइड BC को कट करे। क्या करे? कट करे। ऐसे कट करे कि वहां पर जो ये पॉइंट D आ रहा है ना, ये क्या करे? ये इस साइड को इक्वल हाफ्स में कट कर दे, लाइक BD इक्वल टू DC हो जाए। बात समझ आई? इट मीन अगर मेरे पास ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन गुजारते हुए ले जाओ और वो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दे, तो उस लाइन को, उस बाइसेक्टर को क्या बोल देंगे? मीडियन बोल देंगे। बात समझ आ गई? इसी तरह से बेटा अगर मैं B वाली साइड से एक मैं ऐसे लाइन लेके जाऊं जो मेरी AC को कट करे, कहां पे? E पे कट करे, इस तरह से कट करे कि मेरे पास AE इक्वल टू EC हो जाए। सिमिलरली मेरे पास C वाली लाइन से, C वाले पॉइंट से एक मैंने मीडियन ऐसा ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है? F। वो क्या कर रहा है? AB वाली लाइन को कट कर रहा है ऐसे कि मेरे पास AF इक्वल टू मेरे पास FB हो जाए, AF इक्वल टू मेरे पास FB हो जाए। बात समझ आ गई? अगर इस तरह से ये कट कर रहे हैं तो बेटा यहां पे मेरे पास AD, मेरे पास BE और CF क्या कहलाएंगे? मीडियन कहलाएंगे इस ट्राइंगल के। बात समझ आ गई? तो इट मीन मीडियन का पता चल गया। अब मैंने क्या बताया? सेंट्रॉइड कहां होगा? जहां पे ये सारे के सारे मीडियन आपस में क्या कर रहे होंगे? कट कर रहे होंगे। तो बेटा ये सारे के सारे मीडियन कहां पे कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे कर रहे हैं जिसका नाम मैंने O दे रखा हुआ है। तो इट मीन ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा? ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। बात समझ आ गई इतनी? क्लियर? अब यहां पे मैंने कंडीशन, यहां पे मैंने सारी चीजें इसको डिफाइन करी है कि मेरे पास यहां पर बेटा AD, यहां पे मेरे पास AD, ठीक। सिमिलरली मेरे पास BE और सिमिलरली मेरे पास CF, ये तीनों के तीनों क्या हैं? मेरे सबके सब मीडियंस हैं। अगर ये मीडियंस हैं तो जहां पे ये कट करेंगे वो जो मैंने O पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है? आपका सेंट्रॉइड है। क्लियर? अब बेटा अगर मेरे पास O सेंट्रॉइड है तो वो इस मीडियन पे कहीं ना कहीं लाइन करेगा। दैट मीन ये सेंट्रॉइड AD पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, सिमिलरली BE पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, सिमिलरली CF पे लाई करेगा, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब बेटा अगर मैं मान के चल लूं कि मेरे पास AD एक मीडियन है, उस पे कोई एक पॉइंट है, उस पे कोई पॉइंट यहां पे है, और ये मैं बोल दूं ये क्या है? उसका सेंट्रॉइड है। मान के चलो ये मेरे पास ट्राइंगल था, उस पे ये मेरे पास मीडियन थी और ये इस पे क्या था? सेंट्रॉइड था। तो बेटा ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को डिवाइड करेगा किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। किसकी? 2:1 की रेशो में। इट मीन जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो 2 टाइम्स होगा इस छोटे वाले हिस्से के। बात समझ आ गई? क्लियर है? इसको दिमाग में रखना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बेटा हमें आगे यूज पड़ेंगी। क्लियर है? इट मीन एक सेंट्रॉइड मीडियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो बेटा अगर ये मेरा जो ट्राइंगल था ना ABC, इसमें AD अगर मेरी मीडियन है तो मेरे पास बेटा यहाँ पे AO और OD का रेशो बोलूं, AO और OD का रेशो क्या हो जाएगा बेटा? 2:1 का रेशो हो जाएगा। किसका रेशो हो जाएगा? 2:1 का हो जाएगा। इन ए सेम वे मेरे पास BE, जो BE है, ये वाली लाइन जो है मेरे पास BE, ये वाला मीडियन है, इस पे O जहां पे लाई कर रहा है, ये इस BE को डिवाइड करेगा किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। इन ए सेम वे जो मेरे पास BO और OE जो होगा वो किस रेशो में हो जाएगा? वो भी 2:1 की रेशो में होगा। इन ए सेम वे CF पे अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये सेंट्रॉइड इस CF को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, जिसमें CO और OF का रेशो, CO और किसका? OF का रेशो कितना होगा बेटा? वो भी मेरे पास 2:1 का ही रेशो होगा।
आई होप सो ये वाली चीज आपको यहां तक क्लियर होगी। अब बेटा अगर मेरे पास ये सेंट्रॉइड मीडियन को दो रेशो में मतलब 2 में कट करता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है जिनका रेशो 2:1 होता है। इतनी बात क्लियर होगी। नाउ बेटा ये जो मीडियन है ना, मीडियन बेटा इस साइड BC को, मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे दी हुई लाइन। अगर बेटा वो ऑपोजिट साइड पे जो लाइन कट कर रही है ना, वो हमेशा क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। दैट मीन ये जो मेरे पास AD है, ये मेरे पास AD जो है वो मेरे पास BC को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। तो दैट मीन अगर मैं बात करूं BD और DC का रेशियो बात करूं, तो BD और DC का रेशियो भी 1:1 रहने वाला है। दैट मीन वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी, तो उनका रेशियो 1:1 होगा। सिमिलरली अगर मैं B से एक मैं क्या कह रहा हूं, एक मेरे पास मीडियन ले रहा हूं, इसका नाम क्या है, E है। तो बेटा ये E इस AC को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, AE और EC में, और AE और EC का दोनों रेशियो 1:1 रहेगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल रहेंगे। इन ए सेम वे मेरे पास C से जो यहाँ पे F मैंने एक क्या किया, मीडियन ड्रॉ किया, कहाँ पे, AB पे, तो वो AB को कट कर रहा है AF और FB में। तो यहाँ पे बेटा AF और FB का दोनों का रेशियो 1:1 रहेगा। आई होप सो ये वाली चीज भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। सेंट्रॉइड सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेंटर पे, जिसका नाम क्या है, ऑर्थो सेंटर। क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर। बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बेटा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो वाला पॉइंट या वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे सारी की सारी ऑल्टीट्यूड जाकर कट कर जाए, ठीक है ना। अब एक ट्राइंगल में बेटा कितनी आपके पास वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, तो तीनों से बेटा एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जहां पर वो बेटा ऑल्टीट्यूड जाकर एक दूसरे को कट कर जाएंगे, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा। क्लियर है। अब मान के चलते हैं आपको ऑल्टीट्यूड के बारे में नहीं पता, तो पहले ऑल्टीट्यूड समझ लो। बेटा ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा हाइट ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की हाइट कितनी है। अब इसको बेटा एक और वे में समझ सकते हो, ये होता क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। मैंने परपेंडिकुलर समझाया, एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पे 90 डिग्री पे होती है, मैंने समझा रखा है बेटा। एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, कहां से, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे, तो उसको क्या कहलाएगा, उसको ऑल्टीट्यूड कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है, ABC। ये मेरा ट्राइंगल है बेटा। यहां पर मैंने क्या करा, इस A पॉइंट से एक लाइन ली, वो इस BC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, इसका नाम मान के चलो मैंने D मान लिया, ठीक है ना। और बेटा ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि ये क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस AD को क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, ऑल्टीट्यूड बोला जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। आप बोलोगे सर सेम इसी तरह का तो आपने पहले भी पढ़ाया, ठीक है ना, सेंट्रॉइड में पढ़ाया। बट बेटा मैंने सेंट्रॉइड में ये बात नहीं की कि वहां पे मीडियन 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये मैंने ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला था एक वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे, ऑपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो उसको इक्वल पार्ट्स में काट दे, ऑपोजिट वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में काट दे, तो उसको मीडियन कहलाया जाएगा। बट अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। बात समझ आ गई, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा इसका मैं आपको ना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बना रहा हूं, क्लियर है बेटा। अगर मुझे इस ट्राइंगल में मीडियन बनाना होगा ना, तो वो मीडियन किस तरह से बनाया जाएगा, इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर तक लेके जाएंगे। दैट यहां पर अगर ये ट्राइंगल का नाम है ABC, तो यहां पे बेटा ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया AD, ये इसको BD और DC 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो AD क्या कहलाया जाएगा, मीडियन कहलाया जाएगा। बट अगर मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो बेटा परपेंडिकुलर इस A पॉइंट से इस ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, एक 90 डिग्री की लाइन होगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑल्टीट्यूड कहलाया जाएगा, और ये क्या कहलाया जाएगा, ये मीडियन कहलाया जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल में दोनों के दोनों सेम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए उनका ऑल्टीट्यूड और मीडियन भी सेम लगते हैं। बात समझ आ गई, इतनी आई थिंक क्लियर है। अब इसका बेटा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इस वाली फिगर में। मान के चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, A, ये B और ये C, ठीक है ना। ट्राइंगल कौन सा है, ABC, ये जो दिया है मैंने, ये A, ये B, ये C, ये ट्राइंगल। अब बेटा अगर मुझे इसका ऑल्टीट्यूड देखना है, हाइट देखना है, तो मैं इस A वाले वर्टेक्स से क्या करूंगा, इस A वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करूंगा
ऑपोजिट साइड पे। अब बेटा इस वाले की ऑपोजिट साइड तो ये है, अगर मैं ऐसे टेढ़े लेके आऊंगा तो वो तो 90 डिग्री कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या किया मैंने BC को यहां पर एक्सटेंड करा दिया सो दैट मैं यहां पे एक 90 डिग्री की एक लाइन बना सकूं। तो ये मेरे पास मान के चलो इसका नाम ये पॉइंट D बोल रहा हूं, तो AD मेरे पास कहलाएगा इस वाले ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली मेरे पास यहां पर 3 साइड्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के ऑल्टीट्यूड बेटा डिफरेंट आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं देखो, इस वाले के लिए AD आ गया। सिमिलरली अगर C वाले पॉइंट से मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, सामने इसकी ऑपोजिट लाइन तो AB है, AB पे बेटा 90 डिग्री की लाइन ले जाओ, वो इसका ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा। सेज है, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास कौन सी है, मैंने A वाले पॉइंट से मैंने ऑल्टीट्यूड बनाना सिखाया जो AD था, C वाले से भी बना दिया। अब बोलो सर आप B वाले से भी बना दो। बेटा B के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये AC है ना, B के ऑपोजिट साइड AC है। अब AC पे मैं अगर यहां से लाइन ले लूं, वो तो इसको किसी 90 डिग्री पे कट करेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, AC को एक्सटेंड किया। मान के चलो यहां पे मैंने E तक बढ़ाया इसको, AC से मैंने एक्सटेंड किया। अब मैं इस B से इस लाइन पे क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री बना रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। आई होप सो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क होता है, और उन्हीं के बेसिस पे अब बेटा ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो समझो। ऑर्थो सेंटर वो सेंटर होगा जहां पे ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड आपस में जाकर क्या करेंगे, मीट करेंगे या कट करेंगे। बात समझ आ गई। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। अब दोबारा से वही वाली बात आ गई, सर ये ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेम थे, तो इन्हें सेम वे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होंगे, सेम ही पॉइंट पे आने वाले। बात समझ आ गई। बट अगर आपके पास ट्राइंगल कैसा बन जाए, कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाए, या आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, तो इनकी सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नजर आएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उन पे आपको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखना है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, क्लियर है। आई होप सो बेटा ऑर्थो सेंटर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सर्कम सेंटर। क्या है, सर्कम सेंटर। अब बेटा सर्कम सेंटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे कोई लाइन जाकर कट करती है। बात समझ आई ना। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा मैंने फर्स्ट क्लास में डिटेल में बता चुका हूं मैं, क्लियर ना। इसलिए मैंने बोला था वो क्या थी, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री की क्लास थी, वो जरूर अच्छे से लगाओगे तो आगे जो भी मैं पॉइंट्स आपको बोलूंगा, जो भी वर्ड्स बोलूंगा, आपको डिटेल में अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो बेटा सर्कम सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में जाके मीट करेंगे। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरे पास मान के चलो एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, क्लियर है ना, मेरे पास ट्राइंगल दिया है ये वाला, इतनी बात समझ आ गई। इसका नाम मैं मान के चल रहा हूं ABC दे रहा हूं, ये ट्राइंगल है मेरे पास कोई ABC। अब बेटा इसकी जितनी भी साइड्स है, लाइक AB साइड है, BC साइड है और AC साइड है, बेटा इन सब साइड के ऊपर मुझे क्या ड्रॉ करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब बेटा परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर क्या होता है मैं समझा देता हूं। जब मैंने टाइप ऑफ लाइंस पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के ऊपर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे, उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक ना, परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है, ठीक। अब दूसरा वर्ड क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर वर्ड तो समझ आ गया, दूसरा क्या है, बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर उस चीज को बोला जाता है जो किसी एंगल या लाइन को दो हिस्सों में काट दे। एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरे एंगल या दूसरी किसी लाइन को दो हिस्सों में काट दे, दो इक्वल हिस्सों में काट दे, उसको बाइसेक्टर बोला जाता है। अब यहां पे है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मीन ये एक ऐसी लाइन होगी जो 90 डिग्री भी होगी और साइड को क्या करेगी, दो हिस्सों में इक्वली कट भी करेगी। इट मीन मान के चलो ये मेरे पास क्या कर रही है, यहां पे AB साइड, AB जो साइड है वहां पे ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। आई मीन यहां पर मैं C पॉइंट ले रहा हूं, मेरे पास AC और CB दोनों मेरे पास अगर इक्वल भी हैं और यहां पर ये वाला लाइन जो है ये 90 डिग्री भी है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर भी कहलाएगी और बाइसेक्टर भी कहलाएगी। इन ए सेम वे मेरे पास मैंने क्या लिखा है, सर्कम सेंटर क्या होगा, वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे सभी ट्राइंगल की साइड्स के जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जाकर मीट कर जाए। बात समझ आ गई। इट मीन इस वाले ट्राइंगल में बेटा, इस वाले ट्राइंगल में इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा ये जा रहा है ऊपर की ओर, समझ आ गई। इसी तरह से जो ये AC साइड है, ये जो मेरे पास AC साइड है बेटा, इस AC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा है
बेटा दैट मीन ये यहां पर 90 डिग्री था, यहां पर ये 90 डिग्री था। इन ए सेम वे जो मेरे पास यहां पर ये वाली साइड है, यहां पे जो मेरे पास ये वाली साइड है ए बी, इसका परपेंडिकुलर सेक्टर बेटा ये जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा है, ठीक। ये कोई भी आपस में बेटा जहां के देखो मीट कहां पे कर रहे हैं, ये सब के सब बेटा जाकर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, ये आपका कहलाया जाएगा क्या, आपके पास सर्कम सेंटर। क्लियर है। अब सर्कम सेंटर ये क्या है, सर्कम सेंटर, इतनी बात समझ आ गई। सर्कम सेंटर क्या होता है। अब बेटा इस सर्कम सेंटर को लेकर जो हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इट मीन इस पॉइंट से लेकर हमने क्या किया, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो सारे के सारे वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। क्लियर है। इट मीन सर्कम सर्कल क्या हो गया कि जो सर्कम सेंटर से हम एक सर्कल को ड्रॉ करें और वो ड्रॉ करता हुआ सर्कल सभी पॉइंट जो सभी आपके पास वर्टिसेस हैं उन सबको टच करता हुआ निकल जाए, उसको क्या बोल देंगे, सर्कम सर्कल बोल देंगे। इट मीन सर्कम सर्कल क्या होगा, वो किसी भी ट्राइंगल के बाहर से निकल रहा होगा और उसका सेंटर कहां पे होगा, जहां पर सारे के सारे उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे। क्लियर है। और ये सारे के सारे वर्टेक्स ए बी सी जो ट्राइंगल के पॉइंट्स है ए बी सी, ये सब के सब उस सर्कम सर्कल पे लाई भी कर रहे होंगे। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा किस पे, नेक्स्ट आपके पास सेंटर है क्या, नेक्स्ट है आपके पास इन सेंटर। अब बेटा इन सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स मीट कर जाए। क्लियर है। क्या, एंगल बाइसेक्टर्स आपके पास मीट कर जाए। अभी मैंने बताया बाइसेक्टर मीन एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरे एंगल या साइड को दो हिस्सों में कट कर जाए। अगर बेटा वो लाइन किसी एंगल को कट कर रही है तो वो क्या कहलाई जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। अगर वो किसी साइड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या बोला जाएगी, लाइन बाइसेक्टर कहलाई जाएगी। अगर वो किसी चीज को कट कर रही है 90 डिग्री पे, मतलब इक्वली कट कर रही है 90 डिग्री पे, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाया जाएगा। इट मीन मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है यहां पर कौन सा बेटा, ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल है। क्लियर है। ये मेरे पास ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। बेटा इन सारे ट्राइंगल्स के जितने भी ये एंगल हैं इनको कट करती हुई एक लाइन जा रही है। क्या कर रही है, सिमिलरली दैट मीन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली एक ऐसी लाइन ये वाली जो इस वाले बी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। समझ आ गया। सिमिलरली एक ऐसी लाइन जो इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। ठीक है ना। तो ये सारी लाइंस जहां पे जाकर मीट करेंगी उसको क्या कहलाया जाएगा बेटा, इन सेंटर कहलाया जाएगा। आई होप सो इतनी पता चल गई होगी बात। अब बेटा इस इन सेंटर को लेकर अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जो ट्राइंगल की सभी साइड्स को टच करता हुआ निकल जाए, क्या करे, सभी साइड्स को टच करता हुआ निकल जाए, तो इस वाले सर्कल को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इन सर्कल। क्या बोला जाएगा, इन सर्कल। बेटा याद कैसे रखोगे, इन मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, इनसाइड। इट मीन ये ऐसा एक सर्कल होगा जो एक ट्राइंगल के अंदर होगा और ये सभी साइड्स को टच करता हुआ निकल रहा होगा। ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इन सर्कल बोलेंगे। और इस सर्कल का सेंटर जो होगा उसको इन सेंटर बोलेंगे। और इन सेंटर कहां पे बनेगा, जहां पे उस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बाइसेक्टर जाके मीट कर जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, इन सेंटर बोलने जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हमारी इस वाली फिगर में बेटा जो बी आई है, बेटा इसका नाम आई दिया हुआ है, तो जो बी आई है, ए आई है और सी आई है, ये सब के सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। और जहां पे जाके मीट कर रहे हैं, कहां पे, इस आई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला इन सेंटर कहलाएगा। और इस इन सेंटर को लेते हुए एक मैंने सर्कल ऐसा ड्रॉ किया जो इस ट्राइंगल की सभी साइड्स को टच कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे, इन सर्कल बोल देंगे। अब बेटा ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्यों, ये सारी की सारी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, अंडरस्टैंड है। नाउ बेटा इसके आगे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। अब बेटा ये थोड़ी बहुत बेसिक्स की जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने उसको जानने के बाद बेटा अब ना इनके ऊपर बेस प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। बेटा जो हमने ये बेसिक समझा इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है। बट इनको जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा ना, तब आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है।
क्लियर है, समझ आ गई। अब बेटा जैसे हमने क्या करा था, एलिमेंट्स वगैरह को पढ़ा, फिर उसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने क्या करा, ट्राइंगल को पढ़ा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज करी, उन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। इन ए सेम वे अब हमने नेक्स्ट आज के दिन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली इसी पे हमने क्या, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ी हमने कॉन्ग्रुएंसी, किस तरह से आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। आपके पास होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, पहला साइड एंगल साइड होना चाहिए, या साइड 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 होनी चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए, एंगल साइड एंगल होना चाहिए, या RHS कॉन्ग्रुएंसी से भी आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है, इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन में अगर वर्ड लिख जाए कि आपके पास दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल और उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल। इन सेम वे अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इट मीन आपको ये चीज पता होना चाहिए उनके एंगल्स सब के सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। देन इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी, हमने पढ़ी सेंटर्स इन ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में कितने तरह के सेंटर्स पॉसिबल होते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने सेंट्रॉइड पढ़ा, हमने बोला सेंट्रॉइड क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी मीडियंस जाकर मीट कर रही हो। ठीक, फिर हमने मीडियन को समझा, मीडियन क्या होता है, तीनों वर्टेक्सेस में से क्या करे, कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे, ऑपोजिट जो लाइन है मतलब जो मेरे पास तीन वर्टेक्स है ना, पॉइंट, तीन पॉइंट्स है, उन तीनों पॉइंट्स में से जो ऑपोजिट साइड पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें और वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में कट करें, उसको मीडियन बोलते हैं। तो जहां पर भी बेटा तीन मीडियन जाके मीट कर जाए तो इट मीन वहां पर क्या बन जाएगा, बस सेंट्रॉइड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने सेंटर क्या पढ़ा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बेटा कौन सा सेंटर है, जहां पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके मीट कर जाए, क्या कर जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके मीट कर जाए। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है कि वर्टेक्स से ट्राइंगल के किसी भी एक पॉइंट से उसकी ऑपोजिट लाइन पे क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो दूसरी लाइन को कहां पे जाके कट करे, 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है ना, तो तीन मेरे पास पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड बनेगा, जहां पे सारे के सारे ऑल्टीट्यूड जाकर मीट करेंगे, उस पॉइंट को बोल देंगे ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमने किया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बेटा मेरे पास आपके पास कौन सा है, सर्कम सेंटर उस वाले ट्राइंगल के सेंटर को बोला जाता है जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स जाके मीट कर रहे हो। बेटा यहां पर हमने किसी भी वर्टेक्स से नहीं ले रहे हैं, ये दिमाग में रखना, किसी वर्टेक्स से नहीं ले रहे हैं, सीधा तीन साइड्स हैं, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जाकर मीट करवा दिए। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब तीनों साइड्स की सेंटर से लाइन खींचनी है और 90 डिग्री पे लेनी है, जहां अगर वो मीट करेंगे उधर बनेगा आपके पास सर्कम सर्कल। ठीक है ना, और उस वहां पे बनेगा सर्कम सेंटर, और उस सेंटर को लेकर मैं एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करूं जो तीनों साइड्स को, तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकल जाए, तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकल जाए। दैट मीन ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। बेटा तभी इसको सर्कम सर्कल बोला जाता है क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरा आपके पास क्या है, मैंने बताया आपको इन सेंटर। इन सेंटर क्या होगा, वो वाला सेंटर जहां पे तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर जाके मीट कर जाए। मेरे पास ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल से मुझे क्या करना है, बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर मैंने समझा दिया कि एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो हिस्सों, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, या एक ऐसी लाइन जो किसी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। इन सेंटर में मैंने बताया तीनों ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल के तीन एंगल हैं, तीनों एंगल के क्या लेने हैं, एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, जहां पे वो जाके मीट कर जाए उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है। और उस इन सेंटर के सेंटर से अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, क्लियर है, तीनों साइड को टच कर रहा है, तो उसको बोल देंगे इन सर्कल बोल देंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई। इट मीन सर्कम सर्कल ट्राइंगल के बाहर होगा और इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर होगा। समझ आ गई, आई होप से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा इसके ऊपर कुछ फर्दर हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। अब बेटा हमने ट्राइंगल्स में अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज कर ली, हमने 7 प्रॉपर्टीज कर ली थी। क्लियर है, हमने प्रॉपर्टी 1 डिस्कस करी, फिर 2 डिस्कस करी थी, हमने 3rd भी डिस्कस कर ली थी, 4th भी कर ली थी, 5th भी कर ली थी। देन इसके बाद बेटा हमने 6th भी डिस्कस कर ली है और 7th को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और उस पे बेटा हमने ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन भी अपनी पिछली वाली क्लास में लगाए थे, करे थे। क्लियर है, आज बेटा हम क्या करेंगे, कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहां से आगे जैसे ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी फिर उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो दैट आपको इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वेश्चन लगाना आ जाए। आई होप सो इतनी बात समझ आई होगी। सो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।